नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी नए बैच की ज्योग्राफी की दूसरी क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने भूमिका देखा था, हमने सिलेबस पर बात किया था और इसके अलावा हमने बात किया था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, उनकी भूमिका क्या होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने चर्चा कर लिया था, ठीक है ना। और अक्षांश रेखाओं पर हमने थोड़ी सी बात और भी कर ली थी। इस क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे देशांतर रेखाओं पर, उनका मतलब क्या होता है, उनका यूज क्या होता है, क्यों उनको बनाया गया, और पूरी बातचीत इस क्लास में आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है प्लीज़ जाइए उसको देखिए, बहुत ही ज़रूरी क्लास है। और एक चीज़ और है, इस तैयारी के दौरान ना सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आप पेशेंस के साथ बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए, क्योंकि जो यूपीएससी है वो कोई परीक्षा नहीं है, ये एक पद आपको मिलने जा रहा है, एक जिम्मेदारी मिलने जा रही है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप में। कोई एसएससी पास करता है, बैंकिंग पास करता है, जाकर के किसी क्लर्क की नौकरी कर रहा है, उसके ऊपर कोई बहुत भार नहीं है, एक छोटे मोटे ऑफिस को मैनेज करना होता है। लेकिन यूपीएससी जो क्रैक करके जाता है ना, उसे जिला चलाना होता है, एक तरीके से एक प्रशासक का पद होता है। और ये पद अपने आप में तब आप उसके काबिल बनेंगे जब आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ आ जाएंगी, सोचने की आपकी क्षमता वैसी हो जाएगी, तब जाकर के आप इसे क्रैक कर पाएंगे। तो इसकी तैयारी कई लेवल पर होती है। कुछ लोगों को लगता है कि इसकी तैयारी का प्रक्रिया प्री, मेंस और इंटरव्यू की तरफ जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया दूसरा है, ये हमको देखने में लगता है। जो वास्तविक परीक्षा है ना वो आपकी उल्टी है। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए कि आप कर सकते हैं, और दूसरी बात जब पर्सनालिटी हो तो आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की होनी चाहिए कि आप लिख सकते। इसीलिए आप मेंस में आपकी समझ देखी जाती है। और जो प्रारंभिक परीक्षा है ना वो स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आपको नॉलेज है कि नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ों का पता है कि नहीं है, कि क्या होता है अक्षांश, क्या होता है देशांतर, क्या होता है पहाड़, क्या होता है पर्वत, ज्वालामुखी क्या है, कैसे क्या है, ये आप जानते कि नहीं जानते, नॉर्मल सी चीज़ें। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, वहाँ से चेक किया जाता है कि क्या आपके अंदर वो एबिलिटीज़ है कि नहीं है। और सबसे आखिरी वाला लेवल क्या है, व्हाट इज योर पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व क्या है। तब जाकर के आपको एक प्रशासक का पद मिलता है, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तैयारी में ना सिर्फ ये मत सोचना कि आपको कुछ फैक्ट रट लेने हैं उससे आपका काम चल जाएगा, नहीं। समझ विकसित करिए और अपनी पर्सनालिटी उस तरीके से बनाइए कि आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा और इंग्लिश में से कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है ना। देशांतर रेखा, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, ठीक है ना। तो इसको हम समझेंगे। अक्षांश रेखाओं के बारे में जब मैंने बात किया तो आपको बताया था कि वो एक काल्पनिक रेखा है। इसी प्रकार देशांतर भी क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को आप लिखते हुए चलेंगे। ये क्या है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। क्या है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। दूसरी बात तो आप देखेंगे कि इसका प्रयोग क्या है, क्यों हम इन रेखाओं को पढ़ते हैं, या जो वैज्ञानिक हैं, जो जिन्होंने भूगोल में नए नए प्रयोग के सिद्धांत बनाए, उन्होंने इन रेखाओं का क्या औचित्य समझा था और इसको क्यों रखा गया था। आपको बताऊं कि देशांतर रेखाओं पर पूरी दुनिया की एक सहमति बनती है बहुत देर में आकर के, जब विज्ञान बहुत आगे पहुंच चुका था। 1884 में, ये वही समय है जब ब्रिटेन का झंडा ना पूरी दुनिया में बुलंद था। उस समय की बात है, एक समझौता हुआ, क्योंकि पृथ्वी का एक विभाजन हो चुका था। विषुवत रेखा के रूप में एक विभाजन आपने देखा
कि पृथ्वी का एक विभाजन कर लिया हमने, एक सदर्न हेमिस्फीयर बना लिया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बना लिया, और उसके आधार पर हमने ये तय किया कि जो है अक्षांश के बढ़ने से क्या होता है, सूर्य कहाँ पर कब लंबवत होता है, कब 30 डिग्री पर होता है, कब कैसे होता है, हमने वहाँ तक बात कर लिया। लेकिन तिथि निर्धारण करने में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है खड़ी लाइन से काम नहीं चल सकता था, और सॉरी आपके पड़े लाइन से काम नहीं चल सकता था, आपको खड़ी लाइन में भी जाना था, तब जाकर के आप किसी स्थिति का पता लगा पाते। और किस लाइन से आप ये डिसाइड करते कि बाकी उस पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर चित्र में तो ये जो आपकी रेखा है, विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री है, इसी से डिसाइड होता है आगे के लैटिट्यूड क्या होंगे, अक्षांश क्या होंगे। लेकिन जब बात आई लॉन्गिट्यूड की यानी कि देशांतर की, तो उसको डिसाइड करने में बड़ा गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि वो ये डिसाइड करने वाला था कि कहाँ का समय कैसे चलेगा, और समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और समय अगर सही से डिसाइड ना हो पाए तो फिर मतलब क्या है। जब दुनिया अपने आप में बंधी हुई थी, यानी कि विदेशी व्यापार नहीं होते थे, भारत है तो भारत में ही व्यापार करेगा, भारत से बाहर कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब अंग्रेजों ने एक्सपेंस किया अपना, या यूँ कहें कि पूरी यूरोपीय शक्तियों ने अपना विस्तार किया, तो उनको टाइम जानना बहुत जरूरी था कि भाई आज अभी हम निकले हैं, 1 घंटे बाद क्या होगा, 2 घंटे बाद शाम हो जाएगी, क्या होगा, कैसे टाइम होगा। बिना टाइम जाने आप कैसे कुछ कर पाते। 1884 में आकर के एक समझौता हुआ, और उसके बाद में ये प्लानिंग किया गया कि जो लंदन स्थित ग्रीनविच है, लंदन स्थित जो ग्रीनविच है उसे हम 0 डिग्री देशांतर मान लेंगे, 0 डिग्री देशांतर मान लेंगे, और उसी के सापेक्ष हम बाकी देशांतरों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो 0 डिग्री देशांतर हम उसको मान लेंगे और उसी के सापेक्ष हम निर्धारण करना प्रारंभ कर देंगे। तो 1884 में ये डेवलपमेंट हुआ। अब होता क्या है कि जो देशांतर रेखा है उसका 2 प्रकार से प्रयोग होता है। कौन कौन सा? पहला जो प्रयोग है वो स्थिति निर्धारण के लिए है। किसके लिए? स्थिति निर्धारण के लिए है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मुंबई का कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था 19 डिग्री नॉर्थ, और इसके अलावा आपका 72 डिग्री ईस्ट आपको मैंने बताया था। ये कोऑर्डिनेट है किसका? मुंबई का। तो जो ये 19 डिग्री नॉर्थ है ये क्या है? ये आपको ये बता दिया कि आप किस हेमिस्फीयर में हैं। आप याद करिए कि अक्षांश रेखा में मैंने आपको बताया था, अक्षांश पूरी की पूरी अक्षांश जब विषुवत रेखा को खींच दिया गया तो 2 पार्ट में बट गई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बट गई। तो ये जो 19 डिग्री बता रहा है कि ये जो लोकेशन है ना ये कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो बहुत बड़ा होता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मान लो ये भी बता दिया कि इंडिया में है। अब इंडिया भी अपने आप में बहुत बड़ा है, कहाँ खोजते फिरेंगे? तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़ी लाइन कहाँ पर आकर के मिल रही है, जहाँ पर मुंबई स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा कि वो 72 डिग्री ईस्ट में है। अब ये ईस्ट और वेस्ट कैसे डिसाइड होगा? कहाँ से आप ईस्ट मान लीजिएगा? जब आप कहीं पर चित्र में जो है किसी कॉपी में आप डायरेक्शन डिसाइड करते हैं तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, यानी कि किसी के सापेक्ष आप कह सकते हैं। जैसे अगर आपके घर का दरवाजा नॉर्थ की तरफ खुल रहा है, अगर आपके घर का दरवाजा नॉर्थ की तरफ खुल रहा है और आपके घर के जस्ट अपोजिट में दूसरा कोई घर है तो उसका दरवाजा किस तरफ खुलेगा? साउथ की तरफ। यानी कि ये आप किस दिशा में हैं ये इस बात से डिसाइड होता है कि कौन किस दिशा से आपको देख रहा है। इट मीन्स ये बात क्या है? सापेक्षिक है। क्या है? सापेक्षिक है। तो जब आप यहाँ पर अक्षांश डिसाइड कर रहे थे ये आपका 0 डिग्री है। ऊपर जब आप जाते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुंबई जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 90 डिग्री इसका जो है कोऑर्डिनेट आपने पता कर लिया। लेकिन जो यहाँ पर 72 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है इसको किसके सापेक्ष निकालते हैं? तो जो ग्रीनविच से लाइन गुजरती है, ठीक है ना, जिसे जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं,
उससे ये डिसाइड किया जाता है कि कोई वेस्ट में होगा कि कोई ईस्ट में होगा। तो क्या होगा, ये जो लाइन खींची गई है इसके दाहिने तरफ की जितनी स्थितियां होंगी वो क्या होंगी, वो पूर्वी स्थिति होंगी। क्या होंगी, पूर्वी स्थिति होंगी। और जो इसके बाईं ओर होंगी वो क्या होंगी, पश्चिमी स्थिति होंगी। तो ईस्ट का मतलब पूरब होता है और वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है। तो अब आप समझ पाए कि जो मुंबई का कोऑर्डिनेट है ये ऐसे क्यों लिखा है और देशांतर और अक्षांश रेखाएं किस प्रकार स्थिति का निर्धारण करती हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, ठीक है ना। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं देशांतर रेखाओं के। तो एक तो हो गया स्थिति निर्धारण, अब दूसरा है समय का निर्धारण। समय निर्धारण, समय कैसे निर्धारित होता है। आप अभी मैं लखनऊ में हूँ और मैं लखनऊ से अगर बात कर रहा हूँ किसी अपने दोस्त जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में बैठा हुआ है, यहाँ की टाइमिंग और वहाँ के टाइमिंग में अंतर होता है। क्यों अंतर होता है भाई, घड़ी सोनाटा का वो भी लगाया हुआ, मैंने भी सोनाटा भी लगाया हुआ है। डिफरेंस क्यों है, सोचिए जरा कि डिफरेंस क्यों है। डिफरेंस इसलिए है कि वो जो सूर्य महाराज है ना, जो कि गर्मी में बहुत परेशान करते हैं, वो किस चाल से चल रहे हैं, इस बात से डिपेंड होता है कि आपका टाइम क्या होगा। जहां पर सूर्य सीधे सीधे चमकता है 90 डिग्री के साथ, वहां पे दिन का 12 बजता है। क्या बजता है, 12। इसका मतलब सारा खेल किसका है, सनलाइट का पूरा खेल है। समझ रहे हैं ना, खेल किसका है, सनलाइट का खेल है। और आपकी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रही है। सूर्य उदय पूरब दिशा में होता है। आप इस बात को जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसको जानना चाहिए। तो सूर्य आपका पूरब दिशा में उगता है। तो होता क्या है कि समय का निर्धारण कैसे होता है, सूर्य के चक्रण को पृथ्वी के चक्रण के तुलना में जब अध्ययन किया जाता है तो समय का निर्धारण होता है। और जो देशांतर है वो समय कैसे बताते हैं, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। जब आप इसके पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय का मान बढ़ेगा, जब आप इसके पीछे जाएंगे यानी कि पश्चिम में जाएंगे तो समय का मान क्या होगा, घटेगा। समझ रहे हैं ना। अगर अब आपका जो इंडिया है कहाँ पर है, पूरब में है, ठीक है ना। इंडिया कहाँ है, पूरब में। ये आपका इंडिया कहीं यहाँ पर लोकेट करता है। तो अगर इंडिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पर 8 बज रहे हैं, उसी समय अगर आप बात करेंगे कि पाकिस्तान में टाइम क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया से पश्चिम में पड़ता है। तो वहाँ के टाइम और इंडिया के टाइम में आधे घंटे का अंतर हो जाता है, यानी कि वहाँ आधा घंटा पीछे होगा और हम आधा घंटा आगे होंगे। ये डिसाइड कौन करता है, यही देशांतर रेखाएं डिसाइड करती हैं, ठीक है ना। यही देशांतर रेखाएं डिसाइड करती हैं, क्योंकि जो सूर्य है ना आपका, वो इन्हीं के ऊपर चमकते हुए आगे बढ़ता है और सूर्य से ही हम टाइम का निर्धारण करते हैं। सूर्य निकला और सूर्य के अस्त होने तक हम दिन मानते हैं, उसके बाद में रात मानते हैं। तो उस पूरे ड्यूरेशन को हम डिवाइड करके टाइम निकाल लेते हैं और वही टाइम पूरी दुनिया मानती है। तो जैसे जैसे सूर्य का जो है आगे जाना है पीछे जाना होता है, टाइम बदलता रहता है। देशांतर रेखाएं कैसे डिसाइड करती हैं, 0 डिग्री से जब वो पूर्व की ओर बढ़ती हैं तो उनका टाइम बढ़ता है, और जब वो पश्चिम की ओर जब आप जाते हैं तो उसका टाइम घटता है। तो इस प्रकार देशांतर का 2 उपयोग हो गया, एक तो स्थिति निर्धारण में और दूसरा समय निर्धारण में, ठीक है ना। अब ये समय कैसे निर्धारित करती हैं, तो गणितीय कैलकुलेशन में ना जाते हुए मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि अगर ये आपका 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये आपका 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो जब आप 0 से 15 डिग्री की ओर जाते हैं तो आपको 1 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। कितना? 1 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। आप अगर 30 डिग्री जाएंगे तो आपको 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप अगर 45 डिग्री जाएंगे तो आपको 3 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर इसको हम मिनट में निकालें तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, और ये 15 डिग्री हो गया।
15 से 60 को भाग करेंगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है ना। तो अगर आप 1 डिग्री कहीं से आगे है देशांतर में तो 4 मिनट का समय में अंतर हो जाएगा। ये डिसाइड होता है किससे? देशांतर से। तो इस प्रकार आपने देखा कि देशांतर का प्रयोग किससे हो रहा है? देशांतर का प्रयोग हो रहा है समय निर्धारण में और स्थिति निर्धारण में। अब कुछ और विशेषताएं इसकी हैं, उसको भी देख लेते हैं। देशांतर रेखाएं सभी अक्षांश रेखाओं पर लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ये कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वह उस स्थान पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये एक अलग प्रॉपर्टीज, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वह क्या होती हैं? वह अर्धवृत्त होती हैं। क्या होती हैं? अर्धवृत्त होती हैं। जबकि आपकी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वृत्त होती हैं, टोटल वृत्त होती हैं। लेकिन जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? अर्धवृत्त होती हैं, क्योंकि ये जाकर के यहाँ पर पोल पर ऐसे मिल जाती हैं और ये कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। तो इसलिए ये क्या होती हैं? ये अर्धवृत्त होती हैं। और आपके अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वो संपूर्ण वृत्त होती हैं, वो कटती नहीं है। तो इस प्रकार आपने देशांतर रेखा को भली भांति समझ लिया। एक चीज होता है टाइम जोन, इसको भी समझ लीजिए। टाइम जोन क्या होता है? तो टाइम जोन भी इसी देशांतर रेखा से डिसाइड होता है। जिन देशों का फैलाव बहुत ज्यादा होता है और लॉन्गिट्यूडनली ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगर पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो अगर इस प्रकार आप देख रहे हैं पूरब से पश्चिम, तो जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो, यानी कि जिसका लॉन्गिट्यूडनल विस्तार ज्यादा हो, उनका टाइम डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इंडिया में ही देख लीजिए, गुजरात का जो टाइम है और जो अरुणाचल प्रदेश का टाइम है उसमें 2 घंटे का अंतर है। जब गुजरात में 5 बजेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 7 बज जाएंगे। अब इसमें दिक्कत जानते क्या होती है? ऑफिस का टाइम अगर आपने 9 बजे डिसाइड किया है, भाई ऑफिस का टाइम गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ऑफिस का टाइम। अब दिल्ली में बैठ करके मोदी जी ने टाइम डिसाइड कर दिया कि 9 बजे सबको ऑफिस पहुंचना है। अब दिक्कत क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में 9 तब बजेगा जब यहाँ पर जो है आपका यहाँ गुजरात में 7 बजे और अरुणाचल में 9 बज गए, यानी कि 2 घंटा वो आगे है, क्योंकि वो पूरब में है, उसकी दूरी ज़्यादा है, पूरब में उसका विस्तार ज़्यादा है। हमारे देश का लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। रसिया का, चाइना का और अमेरिका का लॉन्गिट्यूडनल विस्तार बहुत ज़्यादा है। हम तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। तो उनको कई सारे टाइम जोन बनाने पड़ते हैं। हालांकि एक टाइम जोन हमने भी बना के रखा है। हमारा जो टाइम जोन है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। हमने उसको मान लिया मानक। तो इलाहाबाद से होकर के जो देशांतर रेखा गुजरती है, हमने उसको मानक मान लिया और टाइम वहीं से डिसाइड कर लेते हैं। तो हमारे देश का चूंकि लॉन्गिट्यूडनल विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत दिक्कत हो। हालांकि दिक्कत आती है, इस पर अलग से बात हो सकती है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की स्थिति को अगर देखा जाए तो। लेकिन वो इतनी गंभीर नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दे। वहीं पर अगर आप देखेंगे अमेरिका का विस्तार बहुत ज़्यादा है लॉन्गिट्यूडनली, रसिया का विस्तार बहुत ज़्यादा है, चाइना का विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो अमेरिका ने 6 टाइम जोन बना करके रखे हैं। कितने? 6 टाइम जोन बना करके रखे हैं। और रसिया में कितने टाइम जोन है? सबसे ज्यादा टाइम जोन रसिया ने बना करके रखा है 11। तो उनके 11 टाइम जोन है। और ये सब किससे डिसाइड होते हैं? देशांतर रेखाओं से ही डिसाइड होते हैं। तो इस प्रकार इस क्लास में आपने संपूर्ण देशांतर रेखा को समझ लिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लिया कि क्या होते हैं, उनका उपयोग क्यों होता है। इससे पहले वाली क्लास में आपने अक्षांश और देशांतर रेखा को समझा था। अब थोड़ा सा और अभी इसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ है, इसके इम्पैक्ट को हम देखेंगे कि क्या पड़ता है मानसून पर, मौसम पर, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, इनका क्या और रोल है, उसको भी हम समझेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी, हमारा तरीका भी आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप कर दीजिए, क्लास जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई सवाल आपके दिमाग में रेज हो रहा है, आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, तो उसको भी पूछ लीजिए, या कोई सुझाव सजेशन आप देना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जो लोग नए हैं, एकदम शुरुआत से देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और यूपीएससी की पूरी तैयारी आपको फ्री कराई जाती है। जहाँ पर लाखों रुपये आपसे फीस लिए जाते हैं, वहीं हम हैं जो आपको फ्री में पूरा कोर्स देने को तैयार है। 2023 का ये पूरा बैच आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, टेलीग्राम के लिंक आपको मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से फॉलो करिए। ओनली यूपीएससी आप खोजेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ भी फॉलो करिए। वहाँ पर भी आपको सारे सवाल मिलते रहते हैं, बहुत सारे सवाल मिलते रहते हैं, तो उसको देखिए और ओवरऑल जुड़िए, पूरी पढ़ाई का आनंद लीजिए। किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ यहाँ पर फ्री में मिलता है। तो आखिरी में यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। और जुड़िए हमारे साथ। कोई सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मैंने कल कहा था कि आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कितने ऐसे जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग अपनी संख्या बताएं एक बार, तो मुझे आंकड़ा लगे कि हमारे पास स्टूडेंट किसके ज़्यादा हैं, तो हमारा फोकस एरिया भी उस तरफ ज़्यादा रहे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।